गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो अपना टॉपिक है वो है सेल के विद्युत वाहक बल का मापन। देखिए अपन ने दो चीज़ें देखी थी, एक तो क्या देखा था सेल का विद्युत वाहक बल और दूसरा देखा था विभवांतर। तो विद्युत वाहक बल में अपन ने क्या देखा था, जो विद्युत वाहक बल था ये उस समय इलेक्ट्रोडों के विभव का अंतर था जब सेल में वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, देखो जो सिंपल विद्युत रासायनिक सेल होते हैं उनकी कुछ कमियां बताई थी, जो मैंने SHE की भी बताई थी आप लोगों को कि उनका जो ताप गुणांक होता है उसका मान अधिक होता है, साथ ही ये क्या होते हैं अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो इनकी जो कमियां थी वो कौन कौन सी से, सबसे पहले इसको देखते हैं। ये कैसे होते हैं, अस्थिर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रोड के पास सांद्रता बदलने के कारण इनकी वोल्टता बदलती रहती है। दूसरा, इनका जो ताप गुणांक था इसका मान क्या होता है, उच्च होता है। और तीसरा, ये कैसे थे, अनुत्क्रमणीय। कौन से सेल थे अपने पास में, विद्युत रासायनिक सेल। ये कमियां अपन ने SHE की भी देखी थी। तो इन कमियों की वजह से जब अपने को किसी सेल के विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है तो किसको काम में लिया जाता है, मानक वेस्टर्न सेल। ये जो कमियां होती हैं ये मानक वेस्टर्न सेल में उपस्थित नहीं होती है। तो देखिए क्या होता है, इसका जस्ट रिवर्स है, ये अस्थिर था, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा नहीं देते हैं सामान्य विद्युत रासायनिक सेल। लेकिन मानक वेस्टर्न सेल की बात करें तो ये अस्थिर था, ये स्थिर होता है और स्थिर होने के कारण ये पुनरुत्पादनीय विद्युत धारा यहाँ पर देता है। तो कैसा सेल होता है, स्थिर सेल होता है और पुनरुत्पादनीय क्या देता है, विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा ये देता है। ताप गुणांक की बात करते हैं तो इसका ताप गुणांक बहुत कम होता है और कितना होता है, 0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन। ये इसका क्या होता है, ताप गुणांक होता है। जो सेल थे सामान्य वो कैसे थे, अनुत्क्रमणीय, लेकिन ये कैसा सेल होता है, मेनली उत्क्रमणीय। इसके यदि 298 केल्विन तापमान पर विद्युत वाहक बल को देखते हैं तो ये होता है 1.0183 वोल्ट। ये मानक वेस्टर्न सेल की विशेषताएं हैं और इन विशेषताओं के कारण ही जो मानक वेस्टर्न सेल होता है उसको सेल के विद्युत वाहक बल के मापन के लिए उपयोग में लिया जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि सेल के विद्युत वाहक बल के मापन के लिए मानक वेस्टर्न सेल को उपयोग में लिया जाता है, क्यों? तो आपको ध्यान क्या रखना है, ये अधिक स्थिर होता है, पुनरुत्पादनीय विद्युत वाहक बल या विद्युत धारा देता है, इसका ताप गुणांक बहुत कम 0.00005 वोल्ट प्रति केल्विन होता है। साथ ही इसकी एक विशेषता और होती है कि ये उत्क्रमणीय होता है और 298 केल्विन तापमान पर यदि इसका विद्युत वाहक बल देखते हैं तो 1.0183 वोल्ट होता है। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे थे, सेल के विद्युत वाहक बल का मापन, और मापन के लिए किसको काम में ले रहे हैं, मानक वेस्टर्न सेल को। तो सबसे पहले सेल की विशेषताएं देखते हैं, किस प्रकार का सेल ये होता है। तो स्टूडेंट्स मानक वेस्टर्न सेल की बात करते हैं तो इसमें एक H आकार की कांच की नलिका होती है इस प्रकार की। इसके नीचे वाले हिस्से में प्लेटिनम के तार फ्यूज किए हुए होते हैं। ये क्या होते हैं, यहाँ पे PT के तार, प्लेटिनम के तार होते हैं, PT के तार, ये दोनों। अब देखो इसकी दो भुजाएं हैं, एक ये वाली है और एक ये वाली है। ये जो दाईं भुजा की बात करते हैं तो इसमें सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है इसमें भरा होता है CD अमलगम, मतलब CD प्लस Hg का मिश्रण। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि CD की जो मात्रा होती है ये 12.5% रहती है। इसके ऊपर वाला पार्ट होता है, इसमें लवण भरा होता है, और कौन सा लवण होता है, CdSO4.8/3H2, ये वाला साल्ट भरा हुआ रहता है। और जो रिमेनिंग पार्ट है सारा का सारा, इसके अंदर CdSO4 का अति संतृप्त विलयन भरा हुआ होता है। क्या होता है इसमें, CdSO4 का अति संतृप्त विलयन। तो ये थी अपने पास में दाहिनी भुजा की बात। यदि बाईं भुजा की बात करते हैं तो इसमें सबसे नीचे जो होता है ये भरा होता है Hg,
इसके ऊपर देखते हैं तो Hg प्लस Hg2SO4 इसका मिश्रण भरा होता है और इसको क्या कहा जाता है, केलोमल। नाम क्या होता है इसका, केलोमल इसका नाम होता है। तो यहाँ पे क्या भरा रहता है, Hg प्लस Hg2SO4 और इसे क्या कहा जाता है, केलोमल कहा जाता है। इसके ऊपर जो पार्ट होता है इसमें यही भरा होता है CdSO4.8/3H2। तो इस प्रकार की मानक वेस्टर्न सेल की संरचना होती है। मतलब क्या है, इसमें H आकार की एक कांच की नली होती है जिसके नीचे वाले सिरे में पीटी के तार फ्यूज किए हुए रहते हैं। दाहिनी भुजा की बात करते हैं तो सबसे नीचे भरा होता है कैडमियम अमलगम और इसमें कैडमियम का पार्ट होता है तो 12.5% रहता है। इसके ऊपर लवण भरा होता है कैडमियम सल्फेट का और वो होता है CdSO4.8/3H2। और जो रिमेनिंग पार्ट है सारा का सारा उसमें CdSO4 का अति संतृप्त विलयन भरा हुआ रहता है। यदि बाईं भुजा की बात करें तो सबसे नीचे होता है Hg की लेयर यहाँ पर होती है, उसके ऊपर होता है Hg प्लस Hg2SO4 का मिश्रण, इसका नाम होता है केलोमल। स्टूडेंट्स ये आपको ध्यान रखना है, इसको क्या कहा जाता है, केलोमल कहा जाता है। इसके ऊपर वही साल्ट की लवण होती है और रिमेनिंग पार्ट में वही CdSO4 का अति संतृप्त विलयन भरा हुआ रहता है। तो ये तो हुई अपने पास में जो मानक वेस्टर्न सेल है उसकी स्ट्रक्चर की बात। देखो इसका एक नाम और होता है, इसे कहा जाता है CD सेल या फिर CdHg सेल, मतलब कैडमियम मरकरी सेल। तो ये नाम भी इसको दिया जाता है या फिर इसको कैडमियम सेल भी कहा जाता है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, रिएक्शन की यदि बात करते हैं तो जो सेल रिएक्शन है उनको देखिए। सबसे पहले एनोड की बात करते हैं तो आप लोगों को पहले स्पष्ट किया हुआ है स्टूडेंट्स, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो CD थी ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CD2 पॉजिटिव में और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज कर देगा। तो ये तो बात हुई किसकी, अपने पास में एनोड की। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होता है। तो कैथोड की यदि बात करें तो यहाँ पर क्या होता है Hg2SO4 और ये क्या करेगा, इन 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करेगा तो Hg+1 में है, ये Hg में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा यहाँ पर SO4 2 नेगेटिव और 2Hg। तो इस प्रकार से क्या बनता है, SO4 2 नेगेटिव बनता है और 2Hg यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। यदि नेट सेल अभिक्रिया की बात करते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। क्या लिखेंगे, CD प्लस Hg2SO4 और क्या बनाएगा, देखो ये CD2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव है, दोनों मिल जाएंगे, साल्ट बनेगा CdSO4 प्लस क्या निकलेगा यहाँ से 2Hg यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये होती है मानक वेस्टर्न सेल में होने वाली क्रियाएं। तो कई बार सीधा क्वेश्चन पूछता है कि मानक वेस्टर्न सेल पर टिप्पणी लिखिए, तो आपको सबसे पहले ये स्ट्रक्चर बनानी है। कई बार नामांकित चित्र पूछता है, तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है कि नामांकित करना बहुत ज़रूरी होता है। यदि आप नामांकित नहीं करोगे तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। फिर रिएक्शन पूछ सकता है, तो ये रिएक्शन इस सेल में संपन्न होती है और इसको काम में क्यों लिया जाता है, जो इसकी विशेषताएं होती हैं और विशेषताएं अपन ने यहाँ पे इसकी देख ली है। तो ये है अपने पास में मानक वेस्टर्न सेल और इसके द्वारा क्या किया जाता है, सेल के विद्युत वाहक बल का मापन किया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने देखा मानक वेस्टर्न सेल। अब देखो इसके द्वारा मापन कैसे करते हैं। यदि अपने को क्या करना है, विद्युत वाहक बल का मापन करना है तो इस सेल को काम में लिया जाता है। सेल के स्ट्रक्चर आपके सामने है, विद्युत वाहक बल आपके सामने है और विशेषताएं आप लोगों को मैंने बता दी है। तो देखो मापन करने के लिए अपन एक सिद्धांत को काम में लेते हैं और वो होता है पोगेंडार संपूरक सिद्धांत। तो देखो स्टूडेंट्स इसको देखिए, पोगेंडार संपूरक सिद्धांत क्या कहता है। ये क्या कहता है कि कोई सेल है उसके बराबर विद्युत वाहक बल वाला सेल यदि इसके विपरीत दिशा में लगाया जाता है या विपरीत दिशा में जोड़ा जाता है तो परिपथ से जो धारा प्रवाह है वो बंद हो जाता है। इसे कहा जाता है पोगेंडार संपूरक सिद्धांत। और इस स्थिति के अंदर सेल के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनका जो अंतर होता है वो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो क्या कहता है ये कि मान लो अपने पास में कोई सेल है,
इसका जो विद्युत वाहक बल है, इसके बराबर विद्युत वाहक बल का दूसरा सेल है अपने पास में, ये जोड़ दिया। ठीक है, तो इस स्थिति में परिपथ से धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, अर्थात विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो इस स्थिति में जो सेल है उसके इलेक्ट्रोड के विभव का अंतर क्या कहलाता है? सेल का विद्युत वाहक बल या सेल विभव कहलाता है। डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बता दी थी, पर यहाँ पे जो सिद्धांत लगाना है वो क्या है? अपने को पता था सेल का विद्युत वाहक बल कैलकुलेट कर रहे हैं या सेल विभव कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उस स्थिति में किया जाता है जब परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती है, ये आप लोगों को पता है। तो परिपथ में धारा प्रवाहित कब नहीं होगी उसके बारे में ये सिद्धांत बताता है। और क्या कहता है? कोई सेल है, उसके बराबर वोल्टता का यदि सेल इसके विपरीत दिशा में जोड़ दिया जाए तो इस स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, और इस स्थिति में सेल के इलेक्ट्रोड विभव का अंतर सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो इस सिद्धांत पर क्या होता है? विभवमापी कार्य करता है। आप लोगों को पहले बता दिया था कि सेल विभव जो होता है उसका मापन किसके द्वारा किया जाता है? विभवमापी के द्वारा किया जाता है। तो किस प्रकार से करते हैं इसके लिए अपन देखेंगे विभवमापी। देखिए विभवमापी में क्या होता है? AB एक वायर होता है, इसको यहां से लिख सकते हैं A to B, और इसकी लंबाई होती है 1 मीटर। यहाँ पर क्या होता है? मीटर स्केल लगा रहता है, जहाँ से ये तार चलता है वहाँ पे क्या लगा रहता है? पैमाना। जैसे ये 10, 20, 30, 40, 50, अंत में कितना आ जाता है? 100। 1 मीटर लंबा तार है तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसमें क्या होता है? जो एक सेल अपन जोड़ते हैं इस प्रकार से, इसको C से प्रदर्शित करते हैं, और ये क्या होता है? C एक सीसा संचायक सेल। तो स्टूडेंट्स क्या होता है? ये सीसा संचायक सेल। पर इसकी कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। कंडीशन क्या होती है? जिस सेल का विद्युत वाहक बल अपने को ज्ञात करना है उससे अधिक वोल्टता का ये सीसा संचायक सेल होना चाहिए। तो आपको कंडीशन ध्यान क्या रखनी है कि यहाँ पर विभवमापी में जो C होता है एक सीसा संचायक सेल होता है, इसका जो विद्युत वाहक बल है जो अज्ञात सेल है उसकी अपेक्षा अधिक होता है। अब क्या करते हैं? यहाँ पर परिपथ में 2 सेल लेते हैं और दोनों को इस प्रकार के T पॉइंट की कुंजी के द्वारा जोड़ दिया जाता है। यहाँ पर गैल्वेनोमीटर ले लेते हैं और एक संपर्क की आती है जो कि इसको बोलते हैं, उसकी सहायता से ये है अपने पास में सेल X जो कि अज्ञात है, और ये है S जो स्टैंडर्ड होता है मानक वेस्टर्न सेल जो कि अपन ने अभी देखा था। तो ये पूरा विभवमापी का एक प्रोसीजर है। तो देखिए होता क्या है विभवमापी में? AB होता है 1 मीटर लंबा PTIR से बना या PTIR मिश्र धातु से बना तार होता है जिसका एक समान व्यास रहता। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि विभवमापी में PTIR वायर को उपयोग में लिया जाता है क्यों? तो देखिए स्टूडेंट्स इसकी 2 विशेषताएं होती हैं। एक तो ये क्या होता है? अत्यधिक कठोर, और अत्यधिक कठोर होने के कारण जब इस पे जोकी को अपन रगड़ते हैं तो उस स्थिति में इसके व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा, इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है, जिससे विभव का संतुलन सरलता से हो जाता है। तो इन 2 विशेषताओं के कारण विभवमापी में किसको काम में लिया जाता है? PTIR तार को काम में लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स था क्या विभवमापी में? AB 1 मीटर लंबा PTIR से बना हुआ एक समान व्यास का तार होता है। C यहाँ पर एक सीसा संचायक सेल होता है जिसका विद्युत वाहक बल जो अज्ञात सेल है उसके विद्युत वाहक बल से अधिक होता है। X जो होता है यहाँ पर वह अज्ञात सेल होता है जिसके विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है, और S यहाँ पर मानक वेस्टर्न सेल होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? परिपथ में लेते हैं X सेल को। कौन से सेल को ले रहे हैं अपन? X को। ठीक है, तो यहाँ पे S नहीं रहेगा इस स्थिति में, ये वाली की अपन हटा देंगे यहाँ से, तो ये की हट जाएगी, तो इधर से ये जो सेल है ये परिपथ में नहीं रहेगा।
तो जैसे ही एक्स सेल को परिपथ में लेते हैं और गैल्वेनोमीटर होता है उसमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, और इसके लिए क्या करते हैं, जो संपी संपर्क होता है या जो जोकी होती है उसको इस तार के ऊपर रगड़ते हैं। देखो सीसा संचयक जो सेल है उसका विभव पतन इस तार में एक समान रूप से व्यवस्थित होता है या एक समान रूप से वितरित होता है। तो जैसे ही अपन गैल्वेनोमीटर से इस वायर को जोड़कर और यहाँ पर इस तार के ऊपर रगड़ते हुए गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे, तो उस स्थिति में संपी जो जोकी होगी ये जहाँ पर रहती है वहाँ की लंबाई को अपन नाप लेंगे, और ये मान लो पॉइंट आ गया अपने पास में डी। तो इस स्थिति में क्या हुआ, ये दोनों सेल थे उनका विद्युत वाहक बल संतुलित हो गया, और संतुलित होने के कारण गैल्वेनोमीटर का विक्षेप कितना हो गया, शून्य, और परिपथ में धारा का प्रवाह बंद हो गया। अब दूसरी स्टेज में क्या करेंगे अपन, यहाँ से इस की को हटाएंगे तो जो अज्ञात सेल है वो परिपथ से हट जाएगा। तो कौन ले ले, किसको परिपथ में ले लेंगे, मानक वेस्टर्न सेल को, और सेम यही प्रोसीजर काम में लेंगे। गैल्वेनोमीटर से संपी संपर्क को जोड़ेंगे या जोकी को जोड़ेंगे, और इसके भी गैल्वेनोमीटर की इस तार पर रगड़ते हुए गैल्वेनोमीटर की शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेंगे। मान लो ये लंबाई आती है ए डी डैश, तो ये लंबाई है जो अपने पास में दोनों लंबाई आ गई, एक बार तब जब अज्ञात सेल को परिपथ में लिया था और दूसरी बार तब जब मानक वेस्टर्न सेल को परिपथ में लिया था। अब इसकी कैलकुलेशन की बात करते हैं। तो मैंने पहले कहा था कि इस सेल का विभव पतन पूरे तार में एक समान रूप से वितरित रहता है। अब अज्ञात सेल के विद्युत वाहक बल की बात करते हैं ई एक्स, तो ये किसके समानुपाती होगा, इस लंबाई के समानुपाती जहां पर गैल्वेनोमीटर का विक्षेप शून्य आया था। तो क्या होगा, एडी लंबाई, ऐसे ई एस मानक वेस्टर्न सेल ए और डी डैश, तो किसके समानुपाती होगा, ए डी डैश के समानुपाती होगा। जब दो राशियां समानुपाती हैं तो उनका अनुपात बराबर होता है। तो क्या करेंगे आगे, ई एक्स बराबर ए डी बटे, सॉरी इसको यूँ लिख दो, ई एक्स बटे ई एस बराबर ए डी बटे ए डी डैश। अब ये अज्ञात सेल का विद्युत वाहक बल है, इसका अपने को मापन करना है या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ई एक्स क्या आ जाएगा, ए डी डैश और इंटू ई एस। तो इस फॉर्मूले के द्वारा यहाँ पर इसका मापन किया जाता है। और ई एस क्या था, मानक वेस्टर्न सेल जिसका विद्युत वाहक बल अपने को पता होता है। तो दोनों लंबाई ज्ञात कर लेते हैं, ये अपने को पता होता है, और इस स्थिति में ई एक्स का मापन किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, ये विभव मापी के द्वारा किया जाता है, और ये विभव मापी होता है उसकी सारी स्ट्रक्चर होती है। ध्यान आपको रखना है, एक्स यहाँ पे क्या था, वह सेल था जिसके विद्युत वाहक बल का मापन करना होता है। एस यहाँ पर क्या था, मानक वेस्टर्न सेल था जिसका विद्युत वाहक बल स्थिर होता है और ज्ञात होता है। सीसा संचयक सेल था और इसका विद्युत वाहक बल अज्ञात सेल की अपेक्षा अधिक होना चाहिए। ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो सिंपल क्वेश्चन, यदि शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा तो ये पूछेगा कि विभव मापी में पीटीआईआर मिश्र धातु के तार को काम में लिया जाता है, क्यों। तो स्टूडेंट्स इसका रीजन मैंने आपको स्पष्ट किया है। एक तो ये अत्यधिक कठोर होता है, तो जो सर्पी संपर्क होता है या संपर्क की होती है जो कि जिसको बोलते हैं, उसकी रगड़ से इसके व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है, इसका प्रतिरोध उच्च होता है, और उच्च प्रतिरोध के कारण क्या होता है, विभव पतन होता है या विभव होता है उसको सरलता से संतुलित किया जा सकता है। तो ये था अपने पास में विद्युत वाहक बल का मापन, और किसके द्वारा किया जा रहा था, विभव मापी के द्वारा। काम में क्या ले रहे थे, मानक वेस्टर्न सेल ले रहे थे। सिद्धांत कौन सा था, पोगेनडार्फ संपूरक सिद्धांत। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने पास में ये है विद्युत वाहक बल व गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है। क्वेश्चन क्या पूछता है, विद्युत वाहक बल व गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। तो स्टूडेंट्स विद्युत वाहक बल को किससे डिनोट करते हैं, ई से, और गिब्स फ्री एनर्जी को किससे दिखाया जाता है, डेल जी। गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध, ये गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है जिसको डेल जी से दिखाते हैं। अपन ने जब सेल की बात की थी तो विद्युत रासायनिक सेल के लिए सबसे पहले एक वर्ड काम में लिया था कि ये स्वतः प्रक्रम होते हैं, अर्थात इनमें होने वाली अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न होती हैं।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जो भी विद्युत रासायनिक सेल होते हैं ये स्वतः प्रक्रम होते हैं, और स्वतः प्रक्रम है तो उस स्थिति में डेल जी का मान इनके लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव। आपको ध्यान रखना है डेल जी इनके लिए हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए होता क्या है, यदि किसी सेल की बात करते हैं उसमें इलेक्ट्रोड पर यदि उत्सर्जित या अवशोषित जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कितने हैं, n। तो इस स्थिति में उस सेल द्वारा किया गया जो विद्युत कार्य होता है, सेल क्या काम करता है, विद्युत कार्य। तो सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य W बराबर क्या होता है, प्रवाहित धारा या आवेश। तो कुल आवेश इनटू सेल विभव, इसके गुणनफल के बराबर होता है। तो इस स्थिति में सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य यदि इलेक्ट्रॉन अवशोषित या उत्सर्जित कितने हो रहे हैं, n, तो n इंटू एफ, ये क्या हो जाएगा, कुल आवेश। f यहाँ पर क्या होता है, फैराडे नियतांक होता है, और फैराडे नियतांक जो होता है उसका मान कितना होता है, 96,500 कूलम्ब, ये इसका मान होता है। किसका है ये, फैराडे नियतांक का। तो ये हो गया कुल आवेश NF इंटू विभव, और विभव क्या लिया था अपन ने, सेल का E। तो W बराबर क्या आ जाएगा, सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य वो होता है NFE। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखो सेल में जो ऊर्जा होती है वो एक तरह से क्या होती है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रवाहित होते हैं या धारा का प्रवाह होता है। तो उस स्थिति में सेल क्या करता है, एक विद्युत कार्य करता है। तो जो सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य था उसको अपन ने दिखाया NFE से। और आपको ध्यान रखना है सेल एक स्वतः प्रक्रम है। कौन सा सेल था ये अपने पास में, विद्युत रासायनिक सेल। तो स्वतः प्रक्रम के लिए जो सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य होता है W, ये जो डेल जी होता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है, उसके बराबर होता है। तो क्या कह सकते हैं कि कोई भी सेल द्वारा किया गया विद्युत कार्य जो होता है, सेल की जो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन होता है उसके बराबर होता है। तो W बराबर क्या होगा, डेल जी, और W का मान क्या है, NFE। तो मान पुटअप कर सकते हैं। तो डेल जी बराबर क्या होगा, NFE। पर आपको ध्यान क्या रखना था कि डेल जी स्वतः प्रक्रम में कैसा होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस डेल जी बराबर क्या आएगा, NFE। या क्या लिख सकते हैं, डेल जी बराबर माइनस NFE। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा जा सकता है। तो जो सेल होगा उसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन होगा उसका मान क्या आएगा, माइनस NFE। क्यों, क्योंकि सेल का विद्युत वाहक बल पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव होगा तो उस स्थिति में डेल जी का मान नेगेटिव करना है, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा अपने को, माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये तो फॉर्मूला निकलकर अपने पास में आ जाएगा। अब देखिए यदि E का मान यहाँ पर कैलकुलेट करना है, सेल का विद्युत वाहक बल, तो E बराबर क्या आएगा, पक्षांतरण कर लो इसका, तो क्या आ जाएगा, बोलो। ये इसके साथ में है तो दोनों बटे में चले जाएंगे। तो क्या आएगा, माइनस डेल जी बटे NF, और F यहाँ पर क्या था, स्थिरांक था। तो स्थिरांक को हटा दो, तो E इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डेल जी बटे N। तो क्या कहा जा सकता है कि नियत तापमान पर जो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, या फिर लिख सकते हैं कमी, क्योंकि माइनस का चिन्ह है। तो दोबारा सुनना कि नियत तापमान पर किसी सेल का विद्युत वाहक बल प्रति इलेक्ट्रॉन गिब्स मुक्त ऊर्जा में कमी के समानुपाती होता है। तो ये संबंध अपने पास में निकल कर आ जाता है। यदि यहाँ पे मानक परिस्थितियाँ डाल दें, मानक परिस्थितियाँ कैसे, जैसे एक ATM, एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन तापमान पर यदि विद्युत वाहक बल का मापन करें तो डेल जी होता है उसको दिखाया जाएगा मानक परिस्थितियों के अंदर डेल जी 0 से, और E होता है उसको दिखाया जाएगा E 0 से। ये था गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, ये होता है मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये होता है सेल का विद्युत वाहक बल, और ये होता है सेल का मानक विद्युत वाहक बल। तो फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप कर दो, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 0, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे 0। तो ये कब आएगा, मानक परिस्थितियों में, मतलब एक वायुमंडलीय दाब और 298 केल्विन तापमान पर जो डेल जी 0 होगा वो होता है माइनस NFE 0। तो ये होता है अपने पास में क्या,
विद्युत वाहक बल और गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध। तो ये रिलेशन अपने पास में निकल कर आता है। फॉर्मूला ध्यान रखना था, W बराबर क्या होता है NFE माइनस डेल जी बराबर NFE या डेल जी बराबर माइनस NFE। N क्या था यहाँ पे, इलेक्ट्रोड पे उत्सर्जित या अवशोषित इलेक्ट्रॉन की संख्या थी। F फैराडे नियतांक था और E होता है यहाँ पर सेल के विद्युत वाहक बल। देखो कई बार क्वेश्चन यदि अपने को क्रिएटिविटी का दे तो इस स्थिति में इसको थोड़ा सा घुमा देगा। घुमाएगा कैसे उसको समझते हैं। जैसे अपने को कोई सेल दे दिया, मान लो सेल दे दिया इसने Zn+2 और इधर दे दिया Cd+2 और Cd। ये कोई सेल है और इसके विद्युत वाहक बल का मान धनात्मक होता है और इसका विद्युत वाहक बल बात करते हैं तो 0.3590 है, ये मान लिया अपन ने। ठीक है, ये केवल अपन ने माना है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, पर ध्यान रखना कि हाँ चलो ये कोई सेल बनाया था अपन ने, उसका विद्युत वाहक बल धनात्मक था, ऐसा था। तो इस स्थिति में ये एनोड का काम ही करेगा और ये कैथोड का काम ही करेगा। और धनात्मक आ रहा है तो प्रक्रम स्वतः संपन्न होगा, मतलब जो Zn है ये किस में बदलेगा, Zn+2 में, और कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। Cd जो +2 है ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और किस में बदल जाएगा, Cd में। तो सेल में इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होगी। लेकिन यदि इसका मान ऋणात्मक हो तो उस स्थिति में सेल में ये अभिक्रियाएं स्वतः संपन्न नहीं होंगी और अभिक्रियाएं कौन सी दिशा में चलेंगी, विपरीत दिशा में। यदि मान कैसा है, नेगेटिव, तो अभिक्रियाएं विपरीत दिशा में चलेंगी। तो नेगेटिव होने पर इस सेल को किस प्रकार से दिखाया जाएगा, Cd2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव और Zn, इस प्रकार से दिखाया जाएगा। तो कई बार क्रिएटिविटी दे देता है, आपको ये दे देगा कि ये कोई सेल है, उसका विद्युत वाहक बल इतना है या धनात्मक है, तो सेल में अभिक्रियाएं किस प्रकार से संपन्न होंगी लिखिए। तो आपको ये अभिक्रियाएं लिखनी है, मतलब धनात्मक है तो एनोड एनोड का कार्य ही करेगा, कैथोड कैथोड का कार्य ही करेगा। लेकिन यदि ऋणात्मक है तो सेल से विद्युत वाहक बल प्राप्त नहीं हो रहा है, सेल को अपन दे रहे हैं, तो इस स्थिति में अभिक्रियाएं कैसी हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। तो ये क्रिएटिविटी के कुछ क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर पुटअप हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये अपना है विद्युत वाहक बल व गिब्स मुक्त ऊर्जा में संबंध कंप्लीट है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो होगा अपने पास में नेंसर्ट समीकरण। तो ध्यान से आप लोगों को इन टॉपिक को एक साथ मतलब क्लियर करते रहना है। फिर भी कोई डाउट्स हो तो जब भी क्लासें चलेंगी तब आपके डाउट्स सारे क्लियर कर दिए जाएंगे।